हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? फाइन। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग किरचॉफ रूल्स करेंगे। किरचॉफ साइंटिस्ट का नाम है। आपकी जो सेकेंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होता है किरचॉफ रूल्स। किरचॉफ ने दो रूल्स दिए थे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ। इसकी सारी डिटेल देखेंगे हम लोग। सबसे पहले माइंड में आता है इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, सिंपल सा सर्किट हो, तो उसको ओम्स लॉ की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो, एक ये सर्किट बनाया मैंने, इसके अंदर 3 रेजिस्टेंस है 5 ओम के, और एक यहाँ बैटरी लगा दी, ये से 10 ओम की, 10 वोल्ट की है। अब अगर मेरे को निकालना हो किस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो करेगा, निकाल सकते हैं हम लोग। टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर ओम्स लॉ V = IR से सॉल्व हो जाएगा। एक और पिक्चर देखो यहाँ पर, इसके अंदर मैंने 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं, R1, R2 एंड R3। तीनों की वैल्यू मालूम है, और 2 सेल लगा रखी है, E1 एंड E2 आर देयर EMF। अब अगर हमें ये निकालना हो R1 में से कितना करंट जाएगा, या R2 में से कितना करंट जाएगा, R3 में से कितना करंट जाएगा, तो सिंपल ओम्स लॉ की हेल्प से सॉल्व नहीं होगा। ये तो मैंने फिर भी एक सिंपल सर्किट लिया है जो कि सिर्फ किरचॉफ लॉ की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे और भी थ्योरम्स होती हैं, थेवेनिन थ्योरम वगैरह, जो हायर क्लासेस में पढ़ते हो आप लोग, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने की। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, एक पर्टिकुलर आर्म में से, पर्टिकुलर साइड में से, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो करेगा, किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, कुछ भी निकालना हो हम इनकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इन्हीं की डिटेल देखेंगे। सबसे पहले आता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट रूल। किरचॉफ फर्स्ट रूल की खास बात ये है, इसको हम एक पॉइंट के ऊपर, एक जंक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये जंक्शन बना दिया मैंने, इसके अंदर से कई साइड्स निकलती है बाहर, ये डिफरेंट रेजिस्टेंसेस शो कर रहा हूं मैं यहाँ पर, कितने भी हो सकते हैं ये, से R1, R2, R3, R4 एंड R5। किसी साइड में से करंट जंक्शन के ऊपर आ रहा है और किसी साइड में से करंट जा रहा है। जैसे कि R1 में से करंट फ्लो करके आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर से P पॉइंट पर I1, इसमें से करंट जा रहा है I2, इस आर्म के अंदर से करंट बाहर निकल के आ रहा है I3, यहाँ से I4 और यहाँ से I5। जैसे मैंने आपको बोला किरचॉफ फर्स्ट रूल, ये जंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है, इसलिए हम लोग इसको जंक्शन रूल बोलते हैं। जंक्शन रूल क्या कहता है ये रूल? कहते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में, किसी पॉइंट के ऊपर जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट उस जंक्शन को छोड़ के जाएगा। जैसे कि इस पिक्चर के अंदर बात करूं तो मैं यहाँ I1 प्लस I2 मस्ट बी इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। करंट, इट स्टेट्स दैट करंट एंटरिंग ए जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू करंट लीविंग दैट जंक्शन। जितना करंट उस जंक्शन के ऊपर एंटर कर रहा है और जितना करंट उस जंक्शन को लीव करके छोड़ के जा रहा है, वो दोनों हमेशा इक्वल होंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0, और सिग्मा I इज इक्वल टू 0। तो इसी की दूसरी स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ, लिख देता हूं यहाँ पर, ये फर्स्ट ट्राई एग्जाम है, यहाँ पर इसको रब कर देता हूं। It states that algebraic sum of all the currents meeting at a point, meeting at a junction, or you can simply point, must be equal to 0, must be equal to 0। इसको हम लोग KCL भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ।
KCL किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ जंक्शन रूल, किरचॉफ फर्स्ट रूल, ऑल आर सेम थिंग। बहुत सिंपल है, तो समझ में आ गया होगा। कोई भी पॉइंट हो उसके ऊपर जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। अब लेंगे हम लोग किरचॉफ सेकंड रूल। फर्स्ट वाले को रब कर देते हैं। इन दोनों को हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के ऊपर अप्लाई करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का पर्पज हमारा यही होता है, कई जगह टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं हम लोग किरचॉफ लॉ की हेल्प से ही, और कई जगह किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अंदर से टोटल करंट कितना फ्लो करके जा रहा है वो निकालते हैं। अब लिख रहा हूं किरचॉफ सेकंड रूल, इसको हम लोग यही लिख देते हैं किरचॉफ सेकंड रूल, और इसको हम केवीएल भी बोलते हैं, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और इसको मैश रूल भी बोलते हैं, मैश रूल, और इसको लूप रूल भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्लोज लूप के ऊपर ही अप्लाई हो सकता है, क्लोज मैश के ऊपर ही अप्लाई हो सकता है। यही वाला सर्किट लेके चलते हैं हम लोग जो मैंने बनाया था, इसी की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा आपको किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है। आप देखो, ये मान के चलो कि जो तीन रेजिस्टेंस दे रखे हैं सर्किट के अंदर, इनकी वैल्यू अपने को मालूम है, E1 E2 दो सेल्स हैं, उनकी EMF भी गिवन है। हमारा एम क्या है, तीनों रेजिस्टेंस के अंदर से कितना कितना करंट जाएगा। उससे पहले तो ये सीखना है अपने को किरचॉफ सेकंड लॉ होता क्या है। मैंने कहा ये समझाने के लिए सर्किट की हेल्प ले रहा हूँ, तो यहाँ कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स वो क्रैम करिए, उसकी हेल्प से रूल भी समझ में आएगा और कितना भी टिपिकल न्यूमेरिकल हो वो भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है नामकरण, मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट दे रखा है, जितने पॉइंट्स बन रहे हैं, अगर क्वेश्चन में नाम गिवन है आपको तो एज इट इज रहने दो, वरना उनकी नेमिंग करो। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ A B C D E F, जितने पॉइंट्स दिखे मेरे को मैंने सबके नाम रख दिए, A B C D E F। किरचॉफ सेकंड लॉ क्लोज लूप के ऊपर अप्लाई होना है। इस सर्किट के अंदर कितने क्लोज लूप बन रहे हैं, काउंट ही करने हैं आपको, कितने क्लोज लूप बन रहे हैं, दो नहीं। देखो एक तो ये बना A B E F A, क्लोज लूप का मतलब होता है जहां से लूप स्टार्ट हुआ एंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट सेम होते हैं। सेकेंड लूप बना B C D E B, थर्ड लूप बना A B C D E F A। एक तो पूरा हो गया लूप, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला, मींस तीन बार इसके अंदर किरचॉफ सेकंड लॉ मैं अप्लाई कर सकता हूं। मैंने अभी तक नहीं बताया आपको सेकंड लॉ होता क्या है। सेकंड लॉ कहता है किसी भी क्लोज लूप के अंदर, किसी भी क्लोज लूप के अंदर जितना EMF जनरेट हो रहा है, मतलब सोर्सेज जो है उनकी EMF का सम, दैट मस्ट बी इक्वल टू sum of algebraic sum of potential drop across each resistances। मींस क्लोज सर्किट के अंदर जितना वोल्टेज जनरेट होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, और आई कैन से सिग्मा E must be equal to sigma IR, और you can say sigma E minus sigma IR must be equal to 0। एल्जेब्रिक ध्यान से सुनना, रिटर्न में चाहिए हो तो नोट्स PDF फॉर्म में आपको साथ में मिलेंगे वीडियो के, वहां से डाउनलोड कर लेना। इसको ध्यान से सुनो। इट स्टेट्स दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMFs ऑफ सोर्सेज, algebraic sum of all the EMF of sources and potential drop across each resistance must be equal to 0। इसको अप्लाई करते हैं, उसके बाद समझ में अपने आप आ जाएगा आपको। तो इसके अंदर मैंने आपको कहा फर्स्ट स्टेप था नेमिंग का, नेमिंग कर दी। सेकंड स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। सर्किट के अंदर जितने भी सेल या बैटरी गिवन है सभी से करंट चलेगा। मान लो यहां से करंट चला कितना I1, यहां से करंट कितना चला I2। करंट की नेचर होती है जहां से रास्ता मिलेगा वहां से निकल जाएगा। अब यहां से I1 करंट जा रहा है, यहां से I1 करंट जाएगा, और इधर से कितना करंट आ रहा है I2। ये दोनों के दोनों कहां जाएंगे, यहां से I1 इधर से आ रहा है और I2 इधर से आएगा, तो इसमें से टोटल करंट कितना जाएगा I1 प्लस I2। फिर दोबारा से डिवाइड होगा। यहाँ सेल की बैटरी की एक और खास बात जब ये सर्किट बनाओगे तो
किसी सेल से जितना करंट चलेगा उतना करंट वापस आना जरूरी है। जैसे यहाँ से I1 करंट चला तो वापस भी इसके पास I1 आएगा, यहाँ से I2 करंट चला था तो I2 इसके पास वापस भी आएगा। तो यहाँ से I1 प्लस I2 करंट आ रहा था, I1 इधर आ गया और I2 इधर आ गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। सबसे पहले मैंने सर्किट की नेमिंग करी, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसको नहीं छेड़ूंगा, नेमिंग एज इट इज रखूंगा। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। हर सेल से बैटरी से करंट चलेगा, पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव पे खत्म करते हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव पे खत्म। और अगर क्वेश्चन में गिवन है आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट तो आप उसको नहीं छेड़ोगे। अगर आपको दिखा के भी नेगेटिव से करंट चल रहा है तो भी आप एज इट इज लेके चलोगे। नेगेटिव से करंट चलने का मतलब सिर्फ ये होता है एक्चुअल डायरेक्शन और जो शो कर रखी है हमने वो अपोजिट है, माइनस का साइन आया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मालूम लग जाएगा आपको भी। तो दो स्टेप हो गए, नेमिंग हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट हो गया। अब थर्ड स्टेप, वो लूप चूज करो जहां आप केवीएल अप्लाई करना चाहते हैं। देखो अप्लाई केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप। कौन सा लूप ले रहा हूं पहले मैं, ए बी ई एफ ए, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम होता है, ये वाला लूप लिया। मैंने जो डायरेक्शन ली ये वाली, ए से बी, बी से ई, ई से एफ, एफ से ए, ये मेरी डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन जो एरो बोलेगा वो डायरेक्शन। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो प्लस का साइन, अपोजिट डायरेक्शन हो तो माइनस का साइन, ये अप्लाई करना है आपको। पहले ले रहा हूँ वोल्टेज ड्रॉप्स, यहां से चला मैं इसे, रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, V इक्वल टू IR होता है, I1 R1, प्लस का है माइनस का, हमारी डायरेक्शन भी ये वाली थी और करंट भी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस का। फिर B से E की तरफ, यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा प्लस का, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, I1 प्लस I2 इंटू R3। फिर इसके बाद बस दो ही रेजिस्टेंस थे, इजिकल टू सिग्मा IR इजिकल टू सिग्मा ये होता है। अब इसके अंदर देखो सेल या बैटरी कितनी है, अब इसका करंट भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, हम भी इस डायरेक्शन जा रहे हैं तो प्लस का इजिकल टू E1। ऐसे आपके पास ये इक्वेशन बन गई जो I1 I2 के लिए सॉल्व करेंगे हम लोग। फिर सेकंड लूप ले रहा हूं, अप्लाई KVL इन लूप। अब कौन सा लूप चूज कर रहे हैं हम, B C D E B, ये वाला लूप, B से C। अब देखो मैं जा रहा हूं B से C और करंट जा रहा है C से B, अपोजिट डायरेक्शन हो गए तो माइनस का साइन, माइनस I2 R2। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, R3, इसमें हम जा रहे हैं E से B और करंट जा रहा है B से E, अपोजिट डायरेक्शन हो गई तो माइनस का साइन, माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3, दो ही रेजिस्टेंस है यहाँ पर। फिर सेल की बात करेंगे, इस सेल का करंट जा रहा है ऊपर और हम जा रहे थे नीचे, तो ये भी माइनस का इजिकल टू माइनस E3। सभी के अंदर से माइनस कॉमन ले सकते हैं, क्या मिलेगा अपने को, I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 इजिकल टू E3 से सेकंड इक्वेशन। अभी हमारा एम है आपको किरचॉफ लॉ सिखाना, ना कि इसको सॉल्व करना। सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा। एक और क्लोज लूप बन रहा है, इसके अंदर भी केवीएल अप्लाई करेंगे हम। अप्लाई केवीएल इन लूप A B C D E F A, ये अपने आप अप्लाई करो, वीडियो को पॉज कर दो फिर मेरे वाले से मिलाना। तो यहाँ पहले रेजिस्टेंस आया R1, करंट जा रहा है इसमें से I1, मेरी डायरेक्शन भी यही, करंट की डायरेक्शन भी यही, तो प्लस का I1 R1। फिर नेक्स्ट आया इसके अंदर R2 रेजिस्टेंस, हम जा रहे हैं इधर क्लॉकवाइज और करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस का I2 R2। फिर और कोई रेजिस्टेंस नहीं है,
आप जो लूप चूज करोगे आपको सिर्फ उसके रेजिस्टेंस देखने हैं और साइडों में कितने पड़े अपने को कोई मतलब नहीं है, इसका कोई लिंक नहीं है अब इस लूप के अंदर। इजिकल टू, फिर यहाँ स्टार्ट हो जाओ। आप देखो इस बैटरी करंट ऊपर जा रहा है, हम नीचे जा रहे हैं, तो माइनस का E2 और फिर ये सेम डायरेक्शन में है प्लस का E1। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। तो किरचॉफ लॉ की हेल्प से हम लोग इक्वेशंस बनाते हैं। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो आप इक्वेशन बना लोगे, फिर उन इक्वेशंस को जमा घटा गुना भाग कुछ भी करो और जो चाहिए उसके लिए सॉल्व करो। अब एग्जांपल के लिए इसी के अंदर बात करते हैं। अपने को R1, R2, R3 की वैल्यू मालूम है, E1, E2 की वैल्यू मालूम है, निकालना क्या है I1 एंड I2। एक मैथ का रिजल्ट होता है, जितने वेरिएबल्स हो सॉल्व करने के लिए उनको उतनी ही इक्वेशन चाहिए। इस सम के अंदर अपने पास कितने वेरिएबल्स हैं? 2, एक I1 और एक I2। तो सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस आर सफिशिएंट, सो वी विल यूज ओनली 2 इक्वेशन। फिर माइंड में आया आपके 3 क्यों बनाई? जैसे मैंने बोला आपको हमारा एम यहाँ KVL सिखाना था आपको, ना कि इस सम को सॉल्व करना। अब मेरा एम है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। अपने को R1, R2, R3 की वैल्यू मालूम है, E1, E2 भी मालूम है। निकालना क्या चाहते हैं हम लोग? निकालना क्या चाहते हैं? I1 एंड I2। तो 2 ही वेरिएबल है, उसके लिए 2 इक्वेशंस आर सफिशिएंट। तो मैं 2 इक्वेशन ले रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना भी सीख लो। फर्स्ट को फिर दोबारा से लिख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन दैट इंप्लाइज दैट क्या I1 यहाँ है, I1 यहाँ है, तो मैं लिखता हूँ R1 प्लस R3 इंटू I1 प्लस R3 इंटू I2 इज इक्वल टू E1। सेकेंड इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं, I1 यहाँ पर एक है सिर्फ R3 के साथ, तो R3 इंटू I1 प्लस I2, R3 के साथ भी आ रहा है, R2 के साथ भी आ रहा है, R2 प्लस R3 इंटू I2 इज इक्वल टू E2। कभी ऐसी इक्वेशन देखिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, x माइनस y इज इक्वल टू 2। ऐसी क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए हैं, ये 6th क्लास में स्टार्ट हो जाती हैं। दोनों को सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये लीनियर इक्वेशन ही तो है हमारे पास I1 I2 के अंदर। ध्यान से देखो, I1 किसका रोल प्ले कर रहा है? x का। I2 किसका रोल प्ले कर रहा है? y का। बाकी सब तो मालूम है आपको, जैसे वहाँ 2 लिखा है x के साथ, यहाँ R1 प्लस R3 2 नंबर है, मालूम है इनकी वैल्यू। फिर वहाँ y के साथ 3 लिखा हुआ है, यहाँ R3 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू मालूम है आपको। ये भी कोई नंबर है, इसकी वैल्यू मालूम है क्योंकि अपने को। फिर नीचे वाले इक्वेशन में x, वहाँ तो x के साथ 1 लिखा हुआ है, यहाँ I1 के साथ R3 लिखा हुआ है, जो भी वैल्यू है। तो these two are linear equations, we can solve them to find the value of I1 and I2। इस तरह से सॉल्व होता है कितना भी टिपिकल न्यूमेरिकल्स हो। ये तो फिर सिंपल न्यूमेरिकल लिया मैंने, और कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, उनको भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। एक न्यूमेरिकल अभी लेते हैं हम लोग ताकि किरचॉफ लॉ और अच्छी तरह से आ जाए आपके पास समझ में। इसको रब कर देता हूँ। अगर मैं जस्ट रिवाइज करूँ एक बार, किरचॉफ के 2 रूल्स थे, कौन कौन से थे? एक KCL और एक KVL। 1 मार्क्स में कई बार पूछते हैं KCL इज इन अकॉर्डेंस विद डैश। KCL किरचॉफ करंट लॉ किसको फॉलो करता है? किरचॉफ सेकंड लॉ किसको फॉलो करता है? किरचॉफ करंट लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नॉट एक्यूमुलेट एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पर जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जाएगा। एंड व्हाट अबाउट सेकंड लॉ? किरचॉफ सेकंड लॉ is in accordance with the law of conservation of energy। law of conservation of energy, किसी क्लॉज लूप के अंदर जितनी EMF जनरेट हो रही है उतनी EMF कंज्यूम भी हो रही है। कंज्यूम का मतलब वोल्टेज ड्रॉप IR, और सोर्स की EMF दैट इज E।
यहाँ एक और सर्किट बनाता हूं मैं। इस यूनिट के अंदर आगे वाले टॉपिक्स जो आएंगे उनके अंदर भी ये रिपीट होता है सर्किट। और ये एनसीईआरटी के अंदर शायद सॉल्व एग्जांपल्स के अंदर है, उसको ऐसे सॉल्व करना है फिर आपको। इस सर्किट के अंदर मैंने 5 रेजिस्टेंस लगा दिए, नाम रख दिया उनका P, Q, R, S एंड से G। जो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है वहां इन रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। सेल की EMF है E, P क्लोज करेंगे, सर्किट में करंट फ्लो करेगा। आवर एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस। मेरा एम यहाँ आपको, मेरा टारगेट आपको यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बताना है, ना कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना। नंबरिंग आप खुद करोगे, सॉल्व करोगे उसको, मैथड में सिखा रहा हूँ आपको। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो कंसल्ट करना। अब देखो ये सर्किट दे दिया, सेल लगा रखे हैं, रेजिस्टेंस लगा रखे हैं। जैसे आपको बताया, क्वेश्चन बना दिया कि हर रेजिस्टेंस में से कितना करंट जाएगा बताओ। तो मैंने आपको जो स्टेप्स बताया आप उसको फॉलो करो, प्रॉब्लम आएगी नहीं। सबसे पहला स्टेप क्या था? नामकरण, मींस नेमिंग। जितने पॉइंट जितने नाम रख दो उनका सबका, ए, बी, सी, डी एंड से ई। आप नाम क्या रखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप करंट की डायरेक्शन क्या एज्यूम करते हो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। लूप की डायरेक्शन क्या लेते हो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने तरीके से सॉल्व करते रहो। लास्ट में जाके बुक से आंसर मिलाना, सबका करने का तरीका अलग अलग होता है। तो नेमिंग रख दी साहब की। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। सपोज यहां से करंट चला आई। करंट, चार्ज और पानी तीनों की नेचर एक जैसी, जिसको जहां से रास्ता मिलेगा वहां से जाएगा। यहां से आई करंट आ रहा एक पॉइंट पर, 2 रास्ते मिल गए, कुछ करंट ऊपर जाएगा, कुछ करंट नीचे जाएगा। मान लो पी में से करंट गया I1, और यहां से अब लेने में तो मैं यहाँ I2 ले सकता हूं। I2 लेते ही एक वेरिएबल बढ़ गया। कोशिश करो कम से कम वेरिएबल हो हमारे पास। तो मान लो यहाँ से कितना करंट जा रहा है, I माइनस I1। माना नहीं है, इतना ही जाएगा, कारण I करंट टोटल था, I1 ऊपर गया तो नीचे कितना जाएगा बचा हुआ, I माइनस I1। फिर I1 करंट B पर पहुंच गया, इसके फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका। मान लो यहाँ से करंट जाता है IG। अगर यहाँ से IG जाएगा तो यहाँ से कितना जाएगा, टोटल में से IG घटा दो। ऊपर से करंट कितना आ रहा है, IG। यहां से करंट कितना आ रहा है, I माइनस I1। तो यहां से करंट कितना जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG। इतना करंट यहां से D पर आ रहा है और ये करंट भी D पर आ रहा है। दोनों के लिए ऐड कर दो, I माइनस I1 प्लस IG, ये नीचे से करंट आया, प्लस I1 माइनस IG ऊपर से आया। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, I। देखो सेल से जितना करंट चला था उतना वापस आ गया। कई बार ऐसी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर्स होती है, करंट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लास्ट में जाके जब सॉल्व कर ले तो देखो यहाँ पर ही जितना करंट चला था उतना वापस आ रहा है। इसका मतलब जो किया है सब ठीक है। और बाय चांस जितना करंट चला था उतना वापस नहीं पहुंचता, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो चुकी है। आगे करो या ना करो, आंसर गलत ही आएगा। तो ये एक स्टेप पे ध्यान रखना है। नेमिंग के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या था, वो लूप चूज करो जहां पर आपको केवीएल अप्लाई करना है। अप्लाई केवीएल इन लूप। कौन सा लूप ले रहे हैं पहले, ए बी सी ए, ये छोटे वाला ट्रायंगल, ये लूप ले रहा हूं। क्या लूप में अप्लाई करते हैं, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कहता है सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। माइंड में आ रहा होगा, सेकंड लॉ तो लूप के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग बार बार। जो फर्स्ट लॉ किया था किरचॉफ करंट लॉ, वो किस लिए किया था, वो कहाँ अप्लाई किया, उसको कई बार अप्लाई किया। पहले ए पर अप्लाई किया मैंने, देखो जितना करंट आ रहा है उतना ही जा रहा है। फिर बी पर अप्लाई किया, फिर डी पर अप्लाई किया,
तो यहाँ सी पर भी अप्लाई किया। किरचॉफ फर्स्ट ला तो था किसी जंक्शन के ऊपर जितना करंट एंटर करेगा एंड सेम करंट विल लीव दैट जंक्शन। तो ए बी सी ए लूप के अंदर केवीएल अप्लाई करो, ए से शुरू हो जाओ। ए बी सी ए लिखने का मतलब है मेरी डायरेक्शन ये वाली बन गई, इस डायरेक्शन में करंट है तो पॉजिटिव, अपोजिट है तो नेगेटिव। I1 इंटू P, क्योंकि यहाँ हमने P रेजिस्टेंस की वैल्यू मानी है, IR हो गया यहाँ पर। फिर इधर ये भी सेम डायरेक्शन है हमारे साथ, प्लस का IG इंटू G। फिर उसके बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस का I माइनस I1 इंटू R इजिकल टू क्या लिखे। इस लूप के अंदर तो कोई सेल या कोई बैटरी नहीं है, तो नहीं है तो उसका मतलब 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन, अप्लाई KVL इन लूप। लूप कौन सा चूज कर रहा हूं मैं, BDCB। हो जाओ B से D की तरफ स्टार्ट, सेम डायरेक्शन है, प्लस का आएगा I1 माइनस IG इंटू Q। फिर इसके बाद हम तो ऐसे आ रहे हैं और करंट जा रहा है ऊपर, तो माइनस का क्या आएगा, माइनस का माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। फिर ये वाली डायरेक्शन, इसमें भी अपोजिट आएगा, तो माइनस का IG इंटू G इजिकल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। फिर एक और लूप लेते हैं, अप्लाई KVL इन लूप ABDEA। इसके अंदर लूप कितने बन रहे हैं देखो, एक लूप ये बना, एक लूप ये बना, थर्ड लूप मैं ये भी ले सकता हूँ, फोर्थ लूप मैं ये भी ले सकता हूँ, एक लूप मैं ये भी ले सकता हूँ। पर जितने मर्जी लूप बने, हमें लूप चाहिए कितने, वेरिएबल कितने यूज किए हमने यहाँ पर, I1 IG एंड I। 3 वेरिएबल है, सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। 2 तो आ गई, एक लूप ले रहा हूँ जिसके अंदर सेल बैटरी जो गिवन है, कोशिश करो जो लूप बनाओ उसके अंदर इतने रेजिस्टेंस गिवन है आपको, जितने सेल या बैटरी गिवन है वो सारे कवर हो जाएं। अगर मैं ये वाला लूप लूंगा तो ये तो कवर ही नहीं हो रहा, इसको भी कवर करना है, इसलिए मैंने ये वाला लूप लिया है। अब देखो इक्वेशन क्या बनेगी इसमें, A से B की तरफ स्टार्ट हो जाओ, I1 P दोनों की डायरेक्शन सेम थी इसलिए प्लस का, फिर दोबारा से प्लस का I1 माइनस IG इंटू Q। फिर नीचे आ गए और तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, इजिकल टू सेल के करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन सेम है इसलिए इजिकल टू प्लस का। इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों को सॉल्व कर लो, आपको अपने आंसर मिल जाएंगे। 3 इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है देखो, ऐसी इक्वेशन सॉल्व करते थे हम लोग, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई माइनस 5z इज इक्वल टू 3 और x माइनस 5y माइनस 2z इज इक्वल टू से 2। अगर आपको मैं 3 इक्वेशन दे दूं और कहूं x y z की वैल्यू निकालो तो निकाल सकते हो क्या? ये वाली पिक्चर बनी है ऊपर, कैसे सॉल्व करते थे, पहले ये 2 इक्वेशन ले लो, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास x और z में इक्वेशन आ जाएगी, फिर इन दोनों को ले लो, y खत्म कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करके x z में इक्वेशन आ जाएगी। 2 इक्वेशन आ गई x और z में, फिर x और z की वैल्यू निकालो, फिर x और z की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपकी मर्जी कैसे मर्जी सॉल्व करो, मैंने बोला है जितनी इक्वेशन बनेगी उनको जमा घटा गुना भाग कुछ भी करो, आपको अपने वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो। उम्मीद है फर्स्ट टाइम में समझ में आ गया होगा, फिर भी किसी कारण से नहीं आया, सेकेंड टाइम वीडियो को दोबारा से देखो। उसके बाद आपकी बुक्स में एनसीईआरटी की बुक ले लो, सॉल्व न्यूमेरिकल भी है किरचॉफ लॉ के ऊपर, अनसॉल्व भी है, आज उसको ट्राई करो। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं आपको। थैंक यू।